अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी की न्यू वीडियो में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में गजा के फतह के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुआ मांगते हुए कहते हैं, अल्लाह की मदद और फतह करीब है और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। तो वाहिद है और तेरा कोई शरीक नहीं मेरे अल्लाह। तेरा वादा सच्चा है, तेरे मोजज़ात बिलाशुबा सच हैं, क्योंकि वाहिद ज़ात जो सच्ची है वो अल्लाह की है। तेरे ये आजिज़ बंदे शाहिद हैं कि ये दिए गए वादे पूरे हो चुके हैं। तेरी मदद आ पहुंची और हम फतेहयाब ठहरे। तेरी जितनी हमदो सना बयान करें वो कम है। पूरे आलम के मालिक मेरे अल्लाह। तेरे नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गजा को 2 दुल्हनों में से एक करार दिया वो फतह कर लिया गया है। इस दुल्हन को फतह करने के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, तेरे ये बहादुर बंदे कुफ्र व बातिल के अंधेरों को मिटा देंगे। अपने इन मुजाहिदों को दोनों जहानों में शर्फ बख्श जिन्होंने गजा के फतह में मदद की। इन्हें अपनी जन्नत की खुशखबरी से नवाज मेरे अल्लाह। अपने इस बंदे नूरुद्दीन को आपके रास्ते में रोशन ख्याली की इतनी ताकत अता फरमा कि इसके बाद आने वाली नस्लों के लिए भी तेरी खातिर तेरे रास्ते का रहनुमा हो। अपने इस बंदे सलाउद्दीन को अपनी हिकमत और दूरअंदेशी ऐसी खासियत नसीब फरमा कि आने वाले फातिह जान सके कि फतह का असल मतलब क्या है। सलाउद्दीन की फौज के तेरे लिए नबरदाज़माज सिपाहियों के लिए बाजुओं को कुव्वत और ताकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जिसने हमें ये फतह नसीब फरमाई, ये मुजाहिदीन तौहीद के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। इन मुजाहिदों के दिलों में सुकून और इनके जिस्मों में ताकत अता फरमा या रब्बी। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद वो राख आग में फूंकते हुए कहते हैं, सच्चाई के जोहर तक हो। अब आपकी मजलिस मुबारक हो, ये बाबरकत हो। तो सुल्तान कहते हैं, ये फतह नूरुद्दीन की नहीं इस्लाम की है। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को दायमी फरमाए और वो कुछ पे भी हमें इस्लामी झंडे लगाने की तौफीक बख्शे इंशाअल्लाह। ये सुनकर सब आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ माले गनीमत की तलाश में घूमता हुआ करतेगन कहता है, शाबाश शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। तो अलबेज कहता है, तमाम सदरान इजलास में हैं, आप क्यों नहीं मेरे हुजूर। जवाबन करतेगन कहता है, दरवेश की दुआ पर आमीन कहने वालों को गनीमत नहीं देते अलबेज, हमें जल्दी करनी चाहिए। ये हमारी तलवार का हक है, दूसरों को हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहिए। चलो तेज चलो तेज चलो। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सैन में सुल्तान कहते हैं, गजा की देखभाल के लिए कमांडर को तैनात करने की जरूरत है। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुल्तान अगर आप इजाजत दे तो मैं तुरान शाह की सिफारिश करना चाहूंगा, जिसने गजा के फतह के दौरान शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुरान शाह ने पहले भी कबीले की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिशें की। तुरान शाह इस जिम्मेदारी के लायक है, वो अब गजा का गवर्नर है। यह सुनते साथ ही तुरान शाह का चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है और वो सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, सुल्तान मैं आपके एतमाद के लायक बनने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। फिर सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहते हैं, आपकी हिकमत के साथ इत्तेहाद यकीनी बना, कुछ अरसा यहीं ठहर जाएं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैंने अपनी जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल कर ली है। हमारे दरवेश बगदाद में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मजीद ये कि उमर मल्ला जैसा हमारा फैज याफ्ता अकल सलीम और साहिब फरासत शख्स के होते हुए मेरा यहाँ रहना इजाफी बोझ के सिवा कुछ नहीं होगा। अब मेरे लिए अपने रास्ते रवा दवा होने का वक्त है, आपकी इजाजत से। तो सुल्तान कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आपको इजाजत है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मंजर में तुरान शाह गजा की गलियों से आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी उसके पास आते हैं और उसे परेशान देखकर कहते हैं, ये क्या हालत बनाई हुई है, तुम्हें गजा की गवर्नरी मिली है लेकिन परेशान दिखाई देते हो। तुम हमेशा मुकाम और मर्तबे के मालिक बनना चाहते थे, अब तुम्हारे पास है और तुम क्या चाहते हो। तो तुरान शाह पूछता है, क्या मैंने इसे अपनी कामयाबी से हासिल किया? तुमने कहा तभी सुल्तान ने मुझे नवाजा, जैसे मैंने इसे अपने भाई के एहसान से हासिल किया हो। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह तुमने अपने बाजुओं की ताकत से ये मुकाम हासिल किया, जो कुछ सुल्तान ने कहा तुमने वो भी सुना। तुरान शाह कहता है, मगर लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, भाई ने कहा सुल्तान ने नवाज दिया ये कहेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लोग जानते हैं कि तुमने अपने कबीले के लिए कितनी मेहनत की और तुमने गजा के फतह के लिए क्या कुछ किया। अगर तुम अपना काम सही तरीके से करने में नाकाम रहे तो लोग सोचेंगे कि तुम इस काबिल नहीं थे। ओहदे को उस तरह से सरअंजाम दो कि हर कोई देख ले कि तुम इसके अहल थे। यह सुनकर तुरान शाह मुतमईन हो जाता है और कहता है, परेशान ना हो, मैं ना तो रसवाई में पड़ूंगा और ना ही उन लोगों को मायूस करूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। ये कहते साथ ही तुरान शाह आगे बढ़ जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी उसे देखते रहते हैं। शाम में सुल्तान मेओदोद से पूछते हैं, तुम्हारे जख्म का क्या हाल है? जवाबन मेओदोद कहता है, ये जख्म मेरे लिए सेहतमंद होने से बेहतर है आगा, मैंने इसे फतह के रास्ते में हासिल किया। मैं इस बाइज्जत निशान के साथ मौसल वापस जाऊंगा। सुल्तान पूछते हैं, मौसल वापस जाना कहाँ से निकल आया? तो मेओदोद कहता है, वो भी हमारी रियासत की जमीनों में से एक है आगा, इसके अलावा उसकी खिचार में शेर की जरूरत है, मुझे उसे मजीद गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, मेरे भतीजे वहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा हमें अभी यहाँ बहुत कुछ करना है मेओदोद। हमने सदरान के दरमियान इत्तेहाद को यकीनी बनाया और हम भाई फिर से इकट्ठे हो गए हैं। हम जब अपने हदफ कुछ की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं तो मैं अपने भाई को अपने साथ देखना चाहता हूँ मेओदोद। यह सुनकर मेओदोद कहता है, जैसे
से मेरे भाई का हुक्म। उधर जंगल में खड़ा बर्नार्ड एलिसा के साथ कुछ की जानिब देख रहा होता है। एलिसा उससे कहती है वो तुम्हें गजा को खोने पर जवाबदेह ठहराएंगे, क्या तुम कुछ में दाखिल होने के लिए वाकई पुरज़म हो? तो बर्नार्ड कहता है जो भी हो जाए कुछ जाऊंगा, जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं जंगियों से गजा वापस ले लूंगा और बदला भी। मलहम हमें मिस्र से मजीद मदद की जरूरत है। तो मलहम कहता है मैं वादा नहीं कर सकता, आखिरकार हमने गजा के लिए एक मुआहदा किया लेकिन तुमने गजा को खो दिया। मैं वज़ीर-ए-आज़म दरगाम से बात करके तुम्हें खबर कर दूंगा। ये कहते साथ ही मलहम चला जाता है और बर्नार्ड एलिसा से कहता है मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। गजा में हम देखते हैं कि करतगन के सिपाही हर तरफ से माले गनीमत जमा कर रहे होते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलता है वो उसे उठा लाते हैं और घोड़ा गाड़ी पर रखते ही चले जाते हैं। खिड़कियों से, दरवाजों से, गलियों से वो कोई भी जगह नहीं छोड़ते। अल्बेज करतगन से पूछता है हुजूर मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा हमें माले गनीमत जमा करने से नहीं रोकेंगे। तो करतगन कहता है अल्बेज कौन, हमें कौन रोक सकता है, मैं बातें सुनना नहीं चाहता, चलो भाई जल्दी करो। माले गनीमत को देखते हुए करतगन कहता है सुलीबियों ने पूरे शहर को करारगाह में तब्दील कर दिया, उन्हें कुछ खवातीन को रखना चाहिए था। इसलिए तुरानशाह सिपाहियों के साथ वहां आता है और कहता है इस गनीमत का आधा हमारा है। करतगन आगे बढ़ते हुए कहता है हरगिज़ नहीं, मेरी गनीमत मुझसे कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। तुम्हारे पास एक तलवार होने के सबब तुमने खुद को लुटेरा समझ लिया। तुरानशाह मुस्कुराते हुए कहता है मैं लुटेरा नहीं बल्कि इस शहर का गवर्नर हूँ जिसे तुम लूट रहे हो। मैं सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म के साथ गजा का गवर्नर हूँ, भेड़िए के सर वाले। तो करतगन कहता है चुनांचे तुम दोबारा अपने पांव पर गिर गए। तो तुरानशाह कहता है तुम मुझे बताते रहे कि मैंने गलत तरफ का इंतखाब किया, अब से तुरानशाह कैसे काम करता है हर कोई देख लेगा, बिलखुसूस तुम। सिपाहियों खजाने का आधा ले लो। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं तो करतगन कहता है अब चूंकि तुम गवर्नर बन चुके हो तो ये मेरी तरफ से तोहफा है। कुछ में बर्नार्ड कमांडरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और मुकम्मल खामोशी देकर कहता है शहर बहुत खामोश है, ऐसा लगता है कि हर कोई गजा का मातम कर रहा है, ताहम मैं जल्दी सबको खुश करूंगा। तो विक्टोरिया की तरफ से आते हुए कहती है मातम नहीं, ये इंतकाम की खामोशी है बर्नार्ड, ये तुम्हारे खिलाफ जाने वाला इंतकाम है। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है कौन है मुझसे बदला लेने की चाह रखने वाला, क्या तुम हो? तो विक्टोरिया कहती है मैं नहीं बल्कि वो कौन है तुम थोड़े ही वक्त में देख लोगे। इसके साथ ही सिपाही आगे बढ़कर उन सबको तलवारों की नोक पर रख लेते हैं। ये देखकर बर्नार्ड कहता है क्या मतलब है इसका, तुम्हारे ख्याल में तुम क्या कर रही हो? जवाब में विक्टोरिया कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये इंतकाम की चाह रखने वाले कर रहे हैं। बर्नार्ड कहता है मैं गजा के लिए लड़ा हूँ, कोई भी मुझसे एक मुजरिम की तरह तफ्तीश नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो बजंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। उसकी देखा देखी उसके कमांडर भी हमला कर देते हैं मगर जल्दी बजंतीनी उन सबको काबू कर लेते हैं। विक्टोरिया कहती है मुजामत ना करो बर्नार्ड, जो कुछ तुमने किया उसका बदला अदा करने का वक्त है, सिपाहियों ने ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं और विक्टोरिया कहती है लालच तुम्हें अंदर से खा गई है। नाजरीन इसके बाद हम जंगल में मलिक अरसलान शाह को देखते हैं जो अपने सिपाहियों और करीबी लोगों के साथ मौजूद होता है। सुल्तान नूरुद्दीन के इजलास से इज्जत होकर जाने वाला शख्स उसके सामने घुटनों के बल बैठा होता है। वो मलिक अरसलान से कहता है मैंने वही कहा जो आपने इजलास में कहने का हुक्म दिया, मेरे मलिक मेरा क्या कसूर है? तो मलिक अरसलान कहता है शेर का बंदा शेर बन जाता है, इजलास में भीगी बिल्ली बनने के बजाय तुम गरजते मगर तुम भीगी बिल्ली बनकर लौट आए। तो वो शख्स कहता है मलिक हजरत मैंने सब कुछ कह दिया, ताहम सलाउद्दीन ने मुझे बाहर निकाल दिया, मैं कैसे रुक सकता था? जवाब में मलिक अरसलान कहता है तुम मेरे पास सलाउद्दीन जैसे बंदे की बातें लेकर आए हो, तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए था। तुम शेर के बंदे नहीं हो, तुम घोड़े के नौकर हो, तुम्हें उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। सिपाहियों इसे घोड़ों के नीचे कुचल दो। वो शख्स बहुत माफिया मांगता है मगर मलिक अरसलान नहीं सुनता और उस शख्स को घुड़सवारों के दरमियान बिठा दिया जाता है। खातून मलिक अरसलान से कहती है तुम जब यहाँ से निपट रहे हो तो जंगियों ने वहाँ यकीनन गजा को फतह कर लिया होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द पूरे आलम इस्लाम को अपने साय में जमा कर लेंगे। अब उन्हें लगाम देने का वक्त आ गया है। यह सुनकर मलिक अरसलान सिपाहियों से कहता है तैयार हो जाओ, हम शाम जा रहे हैं, शेर के दहाड़ने का वक्त आ चुका है। तो नाज़रीन शाम में मौजूद सलाउद्दीन ऐयूबी सुल्तान से कहते हैं गजा के फतह के साथ अब हम कुछ के फतह के राह में एक और रुकावट से गुजर चुके हैं, हमें अपनी तैयारियों को बरकरार रखते हुए मजीद रुकना नहीं चाहिए सुल्तान, चलें कुछ की तरफ चलते हैं। तो सुल्तान कहते हैं तुम जब बच्चे थे तो मैं तुम्हें इस तरह कुछ के बारे में कहता था सलाउद्दीन, मैंने तुम्हारी आंखों में वो जोश देखा, अब वो बच्चा कुछ को फतह करने का ख्वाब देखने वाला एक फातेह कुमानदार बन गया है। फिर सलाउद्दीन ऐयूबी मिंबर को देखते हुए कहते हैं मैं अपने बचपन में इस मिंबर को हैरत से देखता रहता था जो आपने मस्जिद अल अक्सा के लिए बनाया था। एक दिन अपने बाबा के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की खातिर, कुछ में फतह का परचम लहराने की खातिर और अब मेरे हकीकी बाबा की तरह मेरी रहनुमाई करने वाला ये शख्स कुछ की फतह तक पहुंच चुका है। इसलिए में वजीर अमादा कर कहते हैं मेरे सुल्तान मलका विक्टोरिया आई है, वो आपसे मुलाकात करना चाहती है। कुछ में सिपाही बर्नार्ड के आंखों पर से पट्टी हटा देते हैं तो कौंसल के अरकान उसके सामने मौजूद होते हैं। एक शख्स कहता है गजा में तुम्हारी बरतनाक शिकस्त का एहतसाब करने की खातिर हम तुम्हारी ही तलाश में थे बर्नार्ड। तो
तुम खुद चलकर हमारे पास आए हो। तो बर्नार्ड हाथ जोड़ते हुए कहता है, अलकुद्स के पादरी अरियोस के पास। मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं और मैं आप में से किसी को नहीं जानता। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और वो शख्स बर्नार्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, बकवास बंद करो, अपनी औकात जानो। फिर दूसरा पूछता है, अच्छा तो तुम पोप को भी नहीं जानते है ना? गजा को मुसलमानों के लिए छोड़ने वाला और कुछ को खतरे में डालने वाला चाहे कोई भी हो, पोप उससे एहतसाब करने के मुंतजर है। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैंने गजा को मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ा, मैं वहाँ गात लगाए बैठा था मगर मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन एक बात आप सब जान लें, मैं हर कीमत पर गजा वापस लूंगा। तो दूसरा शख्स उससे पूछता है, तुम ये कैसे करोगे? जवाबन बर्नार्ड कहता है, तराबलस से मेरी फौज आएगी और मैं उनके जरिए गजा हासिल करूंगा। जवाब में वो शख्स कहता है, पोप सिकंदर आजम और तमाम ईसाइयों के नाम पर आपको मौत की सजा देना चाहते हैं। शाम में विक्टोरिया सलाउद्दीन अय्यूबी और सुल्तान के पास आती है और सुल्तान से पूछती है, सुल्तान नूरुद्दीन, क्या आप कुछ की मलका का एक फर्नीचर की दुकान में इस्तकबाल करेंगे? तो सुल्तान मेंबर की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये क्या है? क्या आप जानती हैं गजा के बाद अब कुछ की बारी आ गई है और जब मैं उसे फतह करूंगा तो मैं इस मेंबर को कुछ में रखूंगा। विक्टोरिया कहती है, फतह के नशे में अब आप कुछ आना चाहते हैं, आप मुसलमानों के अजीम ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ से दूर रहो। तो सुल्तान कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी कुछ के लिए वक्फ कर दी है, हम इस मकसद से दस्तबरदार नहीं होंगे। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, कुछ ना अस्कलान जैसा है और ना गजा जैसा, आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते और ये भी जान लें कि पोप इस मुकद्दस शहर को बरकरार रखने के लिए हमारी हिमायत भी भेजेंगे। मैं आपको एक बेहतर तरीका पेश करती हूँ। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वाहिद रास्ता जो आप इख्तियार कर सकती हैं वो बगैर मुजामत के कुछ हमारे हवाले कर देना है। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, मैं यहाँ अमन के लिए आई हूँ तो इसके ये मतलब नहीं कि मैं जंग से डरती हूँ, आप ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। तो अमन के लिए मेरी शराइत है कि हम आप पर कभी हमला नहीं करेंगे, हम कुछ के मुसलमानों को आजाद कर देंगे, हम आपको साल में 3 लाख सोने के सिक्कों का खराज देंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, आप अमन के जामिन नहीं हो सकते क्योंकि बर्नार्ड अभी तक जिंदा है, जब तक वो जिंदा है तुम जो भी मुआहदा करोगी उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। विक्टोरिया कहती है, मैं मलका हूँ, ये मत भूलना, मैं फैसला करूंगी कि बर्नार्ड के साथ क्या होगा, हो सकता है कि कुछ में उसका काम पहले ही तमाम हो चुका हो। सुल्तान पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं? जवाब में विक्टोरिया कहती है, मैंने उसे अपने हाथों से पकड़कर कौंसिल के हवाले कर दिया, वो इतनी आसानी से वहाँ से भाग नहीं सकता। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन भी आपके साथ आएगा, जब तक हम उसे देख ना ले हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। अगर ये देखता है कि बर्नार्ड मारा गया है तो ये आपको जंगबंदी से मुतल्लिक हमारी शराइत से आगाह कर देगा। यह सुनते साथ ही विक्टोरिया मुस्कुरा देती है। कुछ में सुलूबी सिपाही बर्नार्ड को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बर्नार्ड कुर्सी के साथ उन पर टूट पड़ता है। एलिसा भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाती है और बर्नार्ड उसकी तलवार से अपने हाथों की रस्सी काट डालता है। वो बारी बारी कौंसिल के तमाम अरकान को मारने लग जाते हैं, जबकि बर्नार्ड आगे बढ़कर थप्पड़ मारने वाले शख्स को दबोच लेता है और अगले लम्हे तलवार उठाकर उसका हाथ काट डालता है। फिर कहता है, खूनी बर्नार्ड के खिलाफ उठाया गया कोई हाथ उसके जिस्म पर सलामत नहीं रहेगा। हाथ कट जाने पर वो शख्स बहुत चीखता चिल्लाता है। ये देखकर दूसरा शख्स बर्नार्ड से माफी मांगता है, मगर बर्नार्ड नहीं रुकता और उसका गला भी काट डालता है। उसका गुस्सा कम नहीं होता और वो हाथ कटे होने वाले को भी मार डालता है। आखिर में एलिसा उससे कहती है, हमने ईसाई दुनिया के तमाम मोअज़्ज़िज़ लोगों को मार डाला, पोप इसका बदला लेगा। तो बर्नार्ड कहता है, मुझे पोप और पादरी दोनों की परवाह नहीं, मैं जब कुछ का बादशाह बनूंगा तो मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। एलिसा जाओ और मेरी फौज को लेकर आओ, खूनी बर्नार्ड जंग शुरू करेगा, सारी दुनिया देख लेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हम भोरो कबीले में देखते हैं करातेगन कबीले के लोगों में माल गनीमत तकसीम कर रहा होता है और बाजू फैलाते हुए कहता है, इन्हें ले लो मेरे कबीले के भेड़ियों, ले लो ये सब, हम आपकी खातिर जंग लड़ते हैं, जो भी जरूरत हो ले लो, शर्माओ नहीं, रुको नहीं, जो चाहे ले लो। ये सुनते साथ ही एक बुजुर्ग शख्स टोकरी उठाकर जाने लगते हैं तो करातेगन उन्हें रोक लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम सब कुछ ले जा रहे हो, तुम तो जल्दी मरने वाले हो, तुम तो वैसे भी जन्नत में जा रहे हो, तो इन सबको क्यों साथ ले जा रहे हो? ये कहते साथ ही वो टोकरी उनसे ले लेता है और बुजुर्ग आगे बढ़ जाते हैं। फिर करातेगन एक छोटे बच्चे से प्यार करते हुए कहता है, छोटे करातेगन, क्या तुम बड़े होकर मेरी तरह माल गनीमत हासिल करोगे? यह सुनकर बच्चा हाँ में सारे लाता है तो करातेगन उसे बर्तन देते हुए कहता है, ये बर्तन अपनी माँ के पास ले जाओ, वो शायद इसमें डालेंगी, जिसे खाकर तुम मजबूत हो जाओगे। ये सुनते साथ ही बच्चा खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं इस्मत खातून अलबोते के साथ वहाँ आती है और ये मंजर देखकर कहती हैं, माशाल्लाह करातेगन, तुम पूरा गजा जमा करके लाए हो। तो करातेगन कहता है, मैं तुम्हारे लिए भी खुसूसी चीजें लाया हूँ, फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही वो एक कीमती तोहफा अलबोते को देता है। फिर खूबसूरत हार अस्मत खातून को देते हुए कहता है, देखो जरा देखो, ये कितना बड़ा है, खत्म ही नहीं होता, इसलिए अपने गले में पहन लो। मगर अस्मत खातून कहती है, नहीं, मैं अपने ऊपर किसी और की जायदाद नहीं चाहती। ये सुनकर करातेगन कहता है, देखो जरा देखो, ये अब महल में है, ये एक महारानी बन गई है तो इसे गनीमत पसंद नहीं है,
जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, आपने फतूहात में जबरदस्त मुकाबला किया, आप बहादुर हैं, आपने शोहरत हासिल की, अब आपको कबीले को संभालना चाहिए, जंग भी खत्म हो चुकी है, मुझे महल वापस जाना है। सुल्तान फातेह बनकर लौटे हैं, उनकी खातून होने के नाते मुझे वहाँ मौजूद होना चाहिए। कुछ में कमांडर आकर बर्नार्ड से कहता है, तराबलस से आने वाली आपकी फौज करीब है। बर्नार्ड कहता है, जबरदस्त, एलिसा उनको इस्तकबाल करेगी, फिर वो खूनी बर्नार्ड के इंतकाम का तूफान देखेंगे। इसलिए में दूसरा कमांडर आकर कहता है, हुजूर मलका विक्टोरिया और सलाउद्दीन आए हैं। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, मलका विक्टोरिया, मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरे दुश्मनों के साथ मुआहदा करने की कोशिश कर रही है। वो दोनों इसकी कीमत अदा करेंगे। अब हमारे और दुश्मन के दरमियान मुआहदा सिर्फ खून का होगा। मैं अपनी मोहर लगाकर सलाउद्दीन का किस्सा खत्म करूंगा। ये कहते साथ वो कमांडरों के साथ आगे बढ़ जाता है। बाहर विक्टोरिया सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों के साथ कुछ में दाखिल होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, जल्दी आप अपनी आंखों से देखेंगे कि बर्नार्ड का काम कैसे तमाम कर दिया जाएगा, फिर हम जंग बंदी करेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी रुकते हुए एथिस से कहते हैं, एथिस तुम यहाँ इंतजार करो। ये कहते साथ ही वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं। शाम में सुल्तान खवातीन के पास आते हैं। कोतलो खातून और मलका उन्हें फतह की मुबारकबाद देती हैं। फिर मलका कहती है, बर्नार्ड मेरे भाई का कातिल, वो जिसका मुस्तहिक था उसे मिल गया होगा इंशाअल्लाह। तो सुल्तान कहते हैं, बदकिस्मती से बर्नार्ड फरार होने में कामयाब रहा। यह सुनकर सुल्ताना कहती है, जब मेरे लिए भाई का बदला लिया जाएगा, फतह मेरे लिए तब मुकम्मल होगी। सुल्तानों ने हौसला देते हुए कहते हैं, बर्नार्ड का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। सलाउद्दीन उसके लिए कुछ की तरफ रवाना हो चुका है, तुम फिक्र मत करो मलका। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी और विक्टोरिया का सामना बर्नार्ड से होता है। बर्नार्ड को इस तरह से देखकर विक्टोरिया चौंक जाती है। तो बर्नार्ड कहता है, क्या तुम मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रही हो, जबकि तुम मुझे मुर्दा देखने की तवक्को कर रही थी? क्या तुम मेरी मौत के जरिए इनके साथ मुआहदा करने वाली थी? विक्टोरिया कहती है, तुम्हारे साथ मैंने नहीं बल्कि कार्डिनल ने ऐसा किया। बर्नार्ड कहता है, और मैंने उनका काम तमाम कर दिया। यह सुनकर विक्टोरिया चौंक जाती है और पूछती है, क्या तुमने उन्हें मार डाला? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत मुसल्लत कर दी? बर्नार्ड चिल्लाते हुए कहता है, इस सरजमीन पर मुझसे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है विक्टोरिया। फिर सलाउद्दीन भी विक्टोरिया से कहते हैं, तुमने मुझे बताया था कि बर्नार्ड का मसला हल हो जाएगा। चूंकि तुमने वादा पूरा नहीं किया तो अब कोई मुआहदा नहीं होगा। बर्नार्ड कहता है, मुआहदा होगा सलाउद्दीन, मगर एक तरफा मुआहदा होगा और उस पर खून की मोहर लगी होगी। इसके साथ ही बर्नार्ड की तरह अंदाज बुलंदी पर से सामने आकर सलाउद्दीन यूबी पर तीर तान लेते हैं। ये देखकर विक्टोरिया से रोकते हुए कहती है, सलाउद्दीन मेरी हिमायत में यहाँ आया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बर्नार्ड कहता है, मैं गजा का बदला ले रहा हूँ और उसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन पहले मैं अपना बदला सलाउद्दीन से लूंगा। उनके तीर छोड़ने से पहले ही सलाउद्दीन यूबी के साथी बुलंदी पर से सामने आते हैं और सब पर तीर तान लेते हैं। एथिस बर्नार्ड पर तीर खींचते हुए कहते हैं, अपनी तलवारें नीचे रखो वरना मैं इस जगह को खून में बदल दूंगा। नीचे रखो, नीचे रखो। दोनों तरफ के सिपाहियों ने एक दूसरे पर तीर ताने होते हैं। सुलेबियों ने और सलाउद्दीन यूबी के साथियों ने एक दूसरे पर तीर ताने होते हैं और सलाउद्दीन यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने कुछ में दाखिल होते साथ ही एथिस से कहा था, तुम यहाँ इंतजार करो एथिस, अगर बर्नार्ड को कोई नुकसान पहुंचा होता तो यहाँ इतना अमन ना होता। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगा बर्नार्ड। तो बर्नार्ड कहता है, चाहे सारा कुछ खून में बदल जाए, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते सलाउद्दीन। ये सुनकर सलाउद्दीन यूबी उससे कहते हैं, आखिरी मार्का कुछ में होगा, चलो फिर इसे शुरू करते हैं। मगर विक्टोरिया ने रोकते हुए बर्नार्ड से कहती है, मैं जंग नहीं चाहती, खून हरगिज नहीं बहेगा। सलाउद्दीन मुआहदा करते हैं, मैं तमाम मुसलमानों को आजाद करूंगी और मैं फौरी तौर पर 3 लाख सोने के सिक्कों का टैक्स अदा करूंगी। यह सुनकर बर्नार्ड हैरानगी से कहता है, 3 लाख सोने के सिक्के? सलाउद्दीन भी विक्टोरिया से कहते हैं, मुआहदे की शराइत में से एक बर्नार्ड को खत्म करना था, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो अब कोई मुआहदा नहीं होगा। जवाबन बर्नार्ड कहता है, बेहतरीन, जब कोई मुआहदा नहीं होता तो जंग शुरू हो जाती है। विक्टोरिया फिर से कहती है, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती कि कुछ में खून बहे या फिर जंग शुरू हो जाए। सलाउद्दीन ने चित्रा सोचो, सिर्फ बर्नार्ड की मौजूदगी से इस मुआहदे को ठुकराना मुनासिब नहीं। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जब तक बर्नार्ड जिंदा है वो हम पर हमला करेगा तो इसलिए कोई मुआहदा नहीं। तो बर्नार्ड कहता है, हमें इन्हें कुछ से दूर रखने के लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपनी तलवारें हैं। सलाउद्दीन ये भी उसे कहते हैं, अपनी तलवारें अच्छे से तेज करो क्योंकि तुम अनकरीब कुछ के उफक पर हमारी तलवारों की चमक देखोगे। जंगल से मलिक अरसलान शाह सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे जंगी सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं और कमांडर उससे पूछता है, तुम कौन हो और जंगी की जमीनों में क्या कर रहे हो? अरसलान शाह उससे कहता है, तुम अहमक बेवकूफ अरसलान शाह को नहीं पहचानते क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा रास्ता रोकने की? जवाबन कमांडर कहता है, हमें इतला नहीं मिली कि आप जंगी जमीनों पर आ रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मलिक अरसलान का भतीजा तैमूर उससे कहता है, हम तुम्हें बताएंगे बदतमीज, मलिक अरसलान शाह तुम्हारे सुल्तान से बात करने आए हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। मगर कमांडर कहता है, हम पहले महल में पैगाम भेजेंगे, अगर वो इजाजत दें तो फिर आप गुजर सकते हैं। ये सुनते साथ वो सब घोड़ों से उतर आते हैं। मलिक अरसलान कमांडर के पास आकर कहता है, हम तुम्हारी जमीनों पर शेर का पंजा मारने आए हैं। इसके साथ वो जंगी
तंग सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और बगैर तलवार का इस्तेमाल किए उन्हें पटकते ही चले जाते हैं। कुछ देर की मज़ामत के बाद तमाम जंगी निढाल हो जाते हैं। फिर अरसलान शाह के साथ मौजूद गोगचीचक आगे बढ़ते हुए कहती है, अजीम अरसलान शाह ने जहाँ कदम रखा वो खून से मोहर लगा देता है। अब खून के साथ जंगी की जमीनों में भी दाखिल हुआ। तो अरसलान शाह कहता है, अगर वो शेर के पंजे से ना डरें तो बहुत ज्यादा खून बहेगा। गोगचीचक कहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोरो कबीले जाऊंगी। मैंने बरसों से अपने खानदान के कबीले को नहीं देखा। इस सरजमीन पर अपना साया पड़ने का वक्त आ चुका है। अरसलान शाह कहता है, मैं नूरुद्दीन जंगी से मिलने जाऊंगा। इसके साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। कुछ में आगे बढ़ते हुए बर्नार्ड विक्टोरिया को दबोच लेता है और पूछता है, विक्टोरिया तुम मुझे उन घटिया कार्डिनल के हाथों कैसे बेच सकती हो? तो विक्टोरिया कहती है, मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हारी मौत चाहते थे, मैं ये नहीं चाहती थी, मगर मुझे ऐसा करना पड़ा। बर्नार्ड उसके गले पर खंजर रखते हुए कहता है, जो मेरी जान को हदफ के तौर पर देखता है और जो उसे नहीं रोकता, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। जवाबन विक्टोरिया भी खंजर उसके सीने पर रखते हुए कहती है, खबरदार ऐसा करने का सोचना भी मत। तुमने गजा खो दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें पहले निशाना बनाया और फिर तुमने कार्डिनल को भी मार डाला। तुम इस वजह से जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें खुद पर इतना यकीन क्यों है? तो बर्नार्ड कहता है, मैंने अब तक जो कुछ किया है उस पर एतमाद करता हूँ। मैंने कभी शिकस्त नहीं खाई। अब मैं गजा और अपने इंतकाम लूंगा। विक्टोरिया चिल्लाते हुए पूछती है, किस चीज के साथ? तो बर्नार्ड कहता है, मेरी फौज के साथ। वो त्राबलस से आएगी। वो गजा को बचाने और कुछ की हिफाजत के लिए काफी होगी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि आखिरकार तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। जंगल से सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे सरत गाजी वहां पहुंचते हैं और एक कहता है, एक बड़ी सलीबी फौज त्राबलस से निकल चुकी है। सलाउद्दीन भी परेशान होते हुए पूछते हैं, उनकी मंजिल क्या है? तो वो सरत गाजी कहता है, कुछ। वो फौज कुछ को मजीद मजबूत बनाएगी। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, वो जब वहां मौजूद होंगे तो कुछ पर हमला करना मुश्किल होगा। एसिस पूछते हैं, मेरे अमीर क्या हम आने वाली फौज पर हमला करें? जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, हमें पहले सुल्तान को आगाह करना चाहिए। सरत के गाजियों फौज का ताकुब जारी रखो और मेरे पैगाम का इंतजार करो। नाज़रीन, इसके बाद हम त्राबलस से आई हुई फौज को देखते हैं। एलिसा उनका इस्तकबाल करती है और उनसे कहती है, मुसलमान जंगियों के गिर्द मुत्तहिद हो चुके हैं, उनको रोकने का एजाज आपका है। इसके साथ ही वो सब जंगियों के लिए मौत के नारे बुलंद करते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। शाम में सुल्तान का दीवान लगा होता है और वो सदरान से कह रहे होते हैं, बर्नार्ड इंतकाम लेना चाहेगा। ऐसा लगता है कि वो हमें परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं उसके साथ कोई ताद नहीं करूंगा। तो एक सरदार कहता है, बर्नार्ड एक मुसीबत था जो हमसे दूर हो गया, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दूसरा सरदार कहता है, आओ आगे बढ़े और कुछ को फतह करते हैं और उन्हें तलवार का मजा चखाते हैं। ये सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं, हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक बर्नार्ड की त्राबलस से एक बड़ी फौज आ रही है। फातिमे उस लश्कर को तकवीयत देंगे। ऐसी हालत में कुछ जाना खतरनाक होगा। तो एक सरदार कहता है, फिर हम क्या करेंगे? हमें अपनी जमीनों में जाकर उन्हें महफूज बनाना चाहिए। मुसीबतें वहां भी आ सकती हैं। मगर सुल्तान कहते हैं, आपके लिए कुछ देर यहाँ रहना मुनासिब होगा। फिर सलाउद्दीन भी कहते हैं, मेरे सरत गाजी आने वाली फौज का ताकुब करेंगे। मैं उस फौज को खत्म करूंगा और बर्नार्ड के पंख टूट जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने कोई रुकावट नहीं रहेगी। सुल्तान उनकी बात की तायद करते हुए कहते हैं, सलाउद्दीन ठीक कहता है, जबकि बर्नार्ड उसके पीछे एक ताकत इकट्ठी कर रहा है। ये यकीनी नहीं होगा कि उसने अपने जाल कहाँ बिछाए हैं और जब तक कि मसला हल नहीं हो जाता महल में आप मेरे मेहमान रहोगे। तो दूसरा सरदार भी कहता है, हमने फतह के लिए इत्तेहाद को कबूल किया। अगर अमीर सलाउद्दीन जल्द उस फौज को खत्म नहीं करते तो हम वापस लौट जाएंगे। बोरो कबीले में अस्मत खातून महल जाने की तैयारी कर रही होती हैं और जैसे ही वहां से रवाना होने लगती हैं तो गोलचीचक सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होती है। उन्हें देखते हुए अस्मत खातून हैरानगी से कहती है, ये आने वाले लोग कौन हैं? कार्तिकन कहता है, ये जंगली औरत लगती है। गोगचीचक सिपाही की पीठ पर पांव रखकर नीचे उतरती है और कबीले को देखते हुए अस्मत खातून के पास जाती है। तो अस्मत खातून उससे पूछती हैं, आप कौन हैं? गोगचीचक कहती है, किसी जमाने में हम पे काबू पाने वाला कोई नहीं था और हम उससे गुजर गए, ताहम हम एक दूसरे को शिकस्त नहीं दे सकते थे। तुम अपनी सबसे बड़ी रकीब को कैसे इतनी जल्दी भूल गई? तो अस्मत खातून सोचते हुए कहती है, गोगचीचक। उधर मलिक अरसलान शाह महल में दाखिल होता है। इमाद वजीर आगे बढ़कर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो अरसलान शाह कहता है, मैं मलिक अरसलान शाह हूँ। मैं सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने आया हूँ। मेरे एक आदमी की यहाँ बेइज्जती हुई। अमीर सलाउद्दीन नामी शख्स ने अपनी हद पार कर दी। मैं उसे जवाब देने आया हूँ। तो सामने से आगे बढ़ने वाले सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं अमीर सलाउद्दीन हूँ, जो भी जवाब देना है मुझे दें। उन्हें देखते हुए मलिक अरसलान कहता है, तुम मेरे लिए बहुत कमजोर हो शेर। तुम्हें ये जुर्रत देने वाले नूरुद्दीन जंगी से मिलकर इसका हिसाब लूंगा। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैंने सोचा था कि मलिक अरसलान शाह इतना बहादुर है कि मेरे सामने गरजेगा, लेकिन ये तो बड़बड़ा रहा है। जवाबन मलिक अरसलान कहता है, तुम्हारी जबान ने काफी हदें पार कर दी हैं। मेरे एतबार को खाक में मिलाने वाले नूरुद्दीन का सबसे पहले हाथ काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी ये जबान काट दूंगा। ये कहते साथ वो महल के अंदर चला जाता है। बोरो कबीले में कार्तिकन अस्मत खातून से पूछता है, आपा ये कौन है? तो गोगचीचक कहती है, बोरो के अजीम खून से एक वक्त शाम मेरी वालिदा जुबैदा खातून की मलकियत थी। फिर आपके वालिद अनीर ने धोखा देकर उसे ले लिया। क्या तुम्हें ये याद नहीं कार्तिकन?
कारतिगन? तो कारतिगन मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब कि मेरे बाबा को भी मेरी तरह लूट मार पसंद थी। चूंकि तुम एक खातून की बेटी हो जो अपने शहर को नहीं संभाल सकी, तो फिर तुम भी नहीं संभाल सकोगी। अस्मत खातून कहती है, तुम फिर से फितना और झूठ फैला रही हो। मेरे बाबा ने शाम को चालों से नहीं लिया, बल्कि अगर यहाँ पर मुनसिर होता तो काफिर उसे छीन लेते। जवाबन गोगचीचक कहती है, आपके इसे काफिरों से बचाने के बाद क्या हुआ? नूरुद्दीन जंगी आया और उसने ले लिया, फिर उसने आपको भी छोड़ दिया, लेकिन अब आपने उससे शादी कर ली है। आप हमेशा तलवार की तरह बहुत तेज दिमाग वाली थी। यह सुनकर कारतिगन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये औरत हमारी तौहीन कर रही है, काश हम इसे दाखिली दरवाजे पर जिंदा जला देते। तो अस्मत खातून गोगचीचक से कहती है, तुम मेहमान हो, हमारे लिए मजीद तौहीन आमेज बातें करना मुनासिब नहीं होगा, आओ तुम्हारी मेजबानी करते हैं। गोगचीचक कहती है, मेहमान तो हकीकत में आप हैं, मैं यहाँ की मालिक बनकर आई हूँ। मलिक अरसलान शाह भी आएंगे तुम्हारे शोहर को हद याद दिलाने के बाद। अब से हमारा हर लफ्ज यहाँ भी हुक्म होगा। यह सुनकर वो सब गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। शाम में मलिक अरसलान सुल्तान के दीवान में दाखिल होता है तो सुल्तान उससे कहते हैं, मलिक अरसलान के इस बात ने आपको परेशान किया कि आप इराक से शाम तक सफर करके आ गए। जवाबन मलिक अरसलान शाह कहता है, तुमने जरगे में मेरे एलची की तौहीन की और मेरे नाम को कुचलने की कोशिश की। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम्हें अपने आदमियों को कुछ आदाब सिखाने चाहिए थे, कम से कम जो तुम्हारे सबसे करीबी आदमी हैं उन्हें तो सिखाने चाहिए थे। तुम्हारे एलची ने जो कुछ किया उसे उसका जवाब मिल गया। मलिक अरसलान कहता है, मेरे एलची की जो बेइज्जती की गई इसका मतलब मेरी बेइज्जती की गई। सुल्तान कहते हैं, आपने ठीक कहा, तो तुम्हें वही जवाब मिल गया जो तुमने मांगा था। अरसलान शाह कहता है, आपको किस चीज पर इतना तकब्बुर है? उन सरदारों पर जिन्हें आपने इकट्ठा किया हुआ है, आपको उनकी रहनुमाई करने की जरूरत कहाँ से आई? सुल्तान कहते हैं, हम अल्लाह के हुक्म के तहत मुत्तहिद हुए हैं, हमें तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मलिक अरसलान शाह कहता है, मैं खिलाफत का मुहाफिज हूँ, अगर कोई इत्तेहाद होता है तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, अगर कोई सरबराह होगा तो मैं तुम्हारा रहबर हूँगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमने उनके सर कलम किए हैं जिन्होंने इस जरगे में हमारी रहनुमाई करने की कोशिश की, ना तो मैं झुकता हूँ और ना तुम्हें क़यादत करने की इजाजत दूंगा। यह सुनकर अरसलान शाह कहता है, जिसने खिलाफत अब्बासी की कसम खाई वो मेरे साए में इकट्ठे होंगे, तुम्हारे समेत। अगर कुफार से जंग होगी तो मेरे हुक्म से होगी, कुछ फतह होगा तो मेरे हुक्म से होगा। सुल्तान कहते हैं, अगर तुम वाकई मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहते हो, अगर तुम वाकई काफिरों से लड़ना चाहते हो, तो तुम सिर्फ मेरे साए तले लड़ सकते हो। तुम अपनी ख्वाहिशात के कैदी हो और मैं तुम्हारे हुक्म में हरगिज नहीं आऊंगा। जवाबन अरसलान शाह कहता है, तुम इतने बड़े नहीं हो कि मैं तुम्हारे साए में रहूं। सुल्तान कहते हैं, अरसलान शाह मैं आज भी खलीफा की वजह से तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो मेरी नजरों से गिर जाओगे और मेरे हाथों खत्म हो जाओगे। अरसलान शाह कहता है, दो हुक्मरान एक जगह बैठ नहीं सकते, अब तुमने ये चाहा है तो देख लेंगे। ये कहते साथ ही अरसलान शाह चला जाता है। में एलिसा जंगल से सुलभी फौज लेकर आगे बढ़ रही होती है, जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी एक चोटी पर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। ऐसे सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, मेरे अमीर हमें इनको तबाह करने की इजाजत दें। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये खुला मैदान है एसिस, हम अब हमला नहीं कर सकते, हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है, हम इनका ताकुब जारी रखेंगे और जब ये अपनी मंजिल के करीब होंगे तो हम इन पर हमला करेंगे। सरत गाजियों को इतला दो के गात लगाए बैठे रहें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कमांडर एलिसा से कहता है, मोहतरमा ये रास्ता एक तंग रास्ते की तरफ जाता है, ये खतरनाक हो सकता है, मैं कहता हूँ कि हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। एलिसा कहती है, मैं जानकर खतरा मोल ले रही हूँ, सरत गाजी हमारा पीछा कर रहे थे, यकीनन सलाउद्दीन भी आएगा और जब वो ऐसा करेगा तो हमारी जान में फंस कर मर जाएगा। शाम में सुल्तान शेरको और अस्फहानी से कहते हैं, अरसलान शाह हमारे और सरदारों के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो शेरको कहते हैं, वो खिलाफत का कैसा मुहाफिज है जो हमसे दुश्मनी निभा रहा है। सुल्तान कहते हैं, शेरको क्योंकि अरसलान शाह मुत्तहिद नहीं होना चाहता, वो हमें झुकाना चाहता है, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे है। ये सुनकर अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ इंतजार करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, अगर हम अब कोई कदम उठाएं तो ये सदरान के लिए हुक्मरानी की लड़ाई होगी। सबसे पहले हम सलाउद्दीन का तराबलस से आने वाली फौज को खत्म करने का इंतजार करेंगे। हम अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों को अपनी ताकत दिखाएंगे, मगर उसके लिए सलाउद्दीन का कामयाब होना बहुत जरूरी है। भोरो कबीले में अस्मत खातून गोगचीचक से कहती हैं, हमने इस कबीले के लिए बहुत मुसीबतें झेली, हमने इसे बढ़ाया, इसकी देखभाल की, आपके यहाँ कोई हक नहीं, इसलिए यहाँ आपका कोई हुक्म नहीं चलेगा। तो गोगचीचक कहती है, हमारे हुक्म की ताकत खत्म नहीं होती अस्मत खातून, जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारा साया हमारी बात को उठाए रखता है। इसलिए में मलिक अरसलान शाह वहाँ पे आता है। उसके इस तरह से आने पर कारतिगन कहता है, क्या आपने आदाब नहीं सीखे जहाँ से आप आए हैं? तो अरसलान शाह कहता है, मैं किसी से इजाजत नहीं मांगता, अपनी जबान को बगैर इजाजत के हरकत ना करना वरना मैं इसे काट दूंगा। कारतिगन आगे बढ़ता है तो अस्मत खातूनों से रोकते हुए अरसलान शाह से कहती है, आपकी शोहरत की यहाँ कोई ताकत नहीं, सिर्फ रिवायत ही ताकत रखती है। आपकी आमद रिवायत के बगैर थी, आपकी रवानगी कम से कम रिवायत के मुताबिक होनी चाहिए, मेहमानों की तरह रहें और वापस जाएं। तो मलिक अरसलान शाह कहता है, हम यहाँ आबाद होने आए हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ इखलाक कायम करता हूँ। जवाबन कारतिगन कहता है,
और हम भेड़िए हैं। हम उन गिदड़ों जैसे नहीं है जिनसे तुम पहले लड़ चुके हो। तुम या तो चले जाओगे या मैं तुम्हें अपनी तलवार से नोच डालूंगा। ये कहते साथ ही करतेगन तलवार बेनियाम कर लेता है तो अरसलान शाह कहता है, मैं अपनी फौज के साथ आया हूँ, वो इस कबीले को तबाह बर्बाद कर देगी। हिम्मत है तो मैदान जंग में लड़ो। ये कहते साथ ही करतेगन आगे बढ़ने लगता है तो अस्मत खातून उससे कहती है, रुक जाओ और अरसलान शाह तुम अगर रहना है तो आदाब के साथ रहो, लेकिन तुम्हारी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि मैं महल वापस नहीं जा रही, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी तक मैं यही हूँ। कुछ में मलहम बर्नार्ड से कहता है, वज़ीर आज़म दरगाम तुमसे एक करामत कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो इसी तरह अपना इत्तेहाद और हिमायत जारी रख सकते हैं। तो बर्नार्ड कहता है, अरसलान शाह आया है, अब्बासी खिलाफत का मुहाफिज, सबसे ज्यादा ताकतवर। अगर सदरान उसके गिर्द जमा होते हैं तो वो ज्यादा ताकत के साथ हम पर हमला करेंगे। तो विक्टोरिया कहती है, जो सिपाही तुम तराबलस से लाए हो वो हमारी हिफाजत करेंगे। जवाबन बर्नार्ड कहता है, वो तो करेंगे लेकिन मैं जाती तौर पर इससे निपटूंगा। मैं तमाम सदरान को पकड़ूंगा और फिर उनकी फौजें बिखर जाएंगी, वो कुछ में नहीं आ सकेंगे और आप जो चाहेंगी उन्हें देना पड़ेगा। यह सुनकर मलहम कहता है, सदरान नूरुद्दीन के महल में ठहरे हुए हैं, आप उन्हें कैसे लेंगे? ये नामुमकिन है। तो बर्नार्ड कहता है, मैंने अपने आदमी को शाम भेजा है, सदरान जल्द या बदेर महल छोड़ देंगे, तब मैं उन पर हमला करके उन्हें ले आऊंगा। बोरो कबीले में अरसलान शाह गोकचीचक और तैमूर से कहता है, बोरो और जंगी मेरी ताकत को भूल गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बात मनवाने पर मजबूर करूंगा। हम बोरो के कबीले को काबू कर लेंगे, फिक्र ना करो। तो गोकचीचक कहती है, नूरुद्दीन जंगी ने तमाम सरदारान को अपने साथ वफादारी का अहद करवाया है, यहाँ तक कि सरदारों ने उसके साथ महल में रहना कबूल कर लिया है। तैमूर उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप बहुत दूर से आए, लेकिन सरदारान ने आपको सलाम करने के लिए आने की ज़हमत तक नहीं की। ये सुनकर मलिक अरसलान कहता है, तमाम सदरान को फौरी तौर पर एक पैगाम भेजो। मलिक अरसलान शाह उन्हें झिरके में देखने की तवक्को रखता है। तो तैमूर पूछता है, क्या होगा अगर नूरुद्दीन ने सदरान को महल से बाहर ना जाने दिया? तो मलिक अरसलान कहता है, फिर मैं खुद जाकर सदरान को ले आऊंगा, तुम पैगाम भेजो, सदरान मेरी दावत को रद्द नहीं करेंगे। ये सुनते साथ ही तैमूर चला जाता है। बाहर करतेगन अस्मत खातून से पूछता है, आपा खातून आपने हमें क्यों रोका? हमें अरसलान शाह का सर काट कर कबीले के बीच में लटका देना चाहिए था। फिर अलबोते पूछती है, आपने उन्हें कबीले में रहने दिया बहन? आपने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जवाबन अस्मत खातून कहती है, गोकचीचक बोरो की एक अजीम खातून है, हम उसे कबीले से बाहर नहीं निकाल सकते और अरसलान शाह कोई आम आदमी नहीं है। अगर हमने यहाँ खून बहाया तो यह खून चारों तरफ फैल जाएगा, तब हम क्या करेंगे? करतेगन कहता है, क्या हम उन्हें अंधेरी झाड़ियों की तरह अपने दरमियान रहने देंगे? तो अस्मत खातून कहती है, हम नहीं रहने देंगे, वो यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर रहेंगे और जब तक वो नहीं जाएंगे मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। महल में पैगाम भेजो, सुल्तान नूरुद्दीन समझ जाएंगे। शाम में शेर को सदरान से कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ने आपको खबरदार किया कि महल से बाहर ना निकलें। तो एक सरदार कहता है, खलीफा के मुहाफिज मलिक अरसलान शाह ने हमें दावत दी है, हमारा जाना लाजमी है। जवाबन शेर को कहते हैं, कम अज कम उस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि सलाउद्दीन तराबलस से आने वाली फौज को तबाह ना कर दे। बर्नार्ड का खतरा अब भी मौजूद है। मगर दूसरा सरदार कहता है, सलाउद्दीन वैसे भी फौज को खत्म करने जा चुका है, बर्नार्ड में हमें तकलीफ देने की ताकत नहीं बची, हमसे मजीद मत खेलो। ये कहते और सुनते साथ ही तमाम सरदारान चले जाते हैं और शेर को उन्हें देखते रह जाते हैं। ये खबर बर्नार्ड तक भी जा पहुंचती है और वो भी फौरन निकल पड़ता है। बोरो कबीले में अल्बेज करतेगन के पास जाकर कहता है, जनाब अरसलान शाह ने सरदारान को खबर भेजी है, वो कबीले में दीवान बुलाएंगे। यह सुनकर करतेगन गुस्से से कहता है, देखो शेर के बेस में मौजूद उस लोमड़ को तो जरा देखो, वो सोचता है कि वो सरदारान को अपने पास जमा करेगा और मजबूत हो जाएगा, और वो भी मेरे कबीले में। अल्बेज अगर वो अपने इर्द गिर्द सरदारान को जमा करता है तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता, हम रुकावट बनेंगे, हम सरदारान का रास्ता तब्दील करेंगे। यह सुनते साथ ही अल्बेज चला जाता है। जंगल में सुलीबी फौज आराम कर रही होती है। एलिसा कमांडर से पूछती है, क्या हमारे फौजियों ने अतराफ में जाल बिछा दिया है? तो कमांडर कहता है, जी जाल बिछा दिया है। यह सुनकर एलिसा कहती है, खूब, सलाउद्दीन बिल्कुल यहीं हमला करेगा, लेकिन शिकार को जाते हुए खुद शिकार बन जाएगा। करीबी में सलाउद्दीन ये भी गात लगाए बैठे होते हैं, मगर उनके हमला करने से पहले ही खबर आ जाती है और एक सरहद का गाजी उनके पास आकर कहता है, सदरान ने महल छोड़ दिया है, अरसलान शाह ने उन्हें बोरो कबीले में बुलाया है। यह सुनकर सलाउद्दीन ये भी परेशान होते हुए कहते हैं, मैंने उन्हें खबरदार किया था कि वो महल ना छोड़ें। सरहद गाजी मजीद कहता है, बर्नार्ड को भी बोरो कबीले के करीब देखा गया है। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, वो हमला करेगा, हमारा उन्हें बचाना जरूरी है। अगर सदरान को हमारी जमीन पर कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार हम होंगे, इत्तेहाद टूट जाएगा, फिर इस फौज को तबाह करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। कुछ देर के बाद एक सुलूबी सिपाही एलिसा के पास जाकर कहता है, जनाब सलाउद्दीन और उसके आदमी पीछे हटते हुए दिखाई दिए हैं। एलिसा कहती है, वो पीछे नहीं हट सकता, मालूम करते हैं कि असल वजह क्या है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में करतेगन सदरान का रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुमने नूरुद्दीन जंगी से इत्तेहाद किया, अब क्या आप अरसलान शाह के इजलास में जा रहे हैं? तो एक सरदार
कहता है मलिक अरसलान शाह खिलाफत का मुहाफिज है, हम उसकी दावत को रद्द नहीं कर सकते। करातेगन कहता है मलिक अरसलान शाह मेरे कबीले में आया और मुझ पर हुकूमत करने की कोशिश की, अगर आप उसका साथ देंगे तो मुझे अपने सामने पाएंगे। इसीलिए में कुछ निकाबपोश घुड़सवार वहाँ आते हैं। उन्हें देखते हुए एक सरदार कहता है मलिक अरसलान शाह के आदमी यकीनन हमारे इस्तकबाल के लिए आ गए हैं। वो तीनों उनके पास पहुंचकर घोड़े से उतर जाते हैं और एक कहता है ये मलिक अरसलान शाह नहीं है जो जल्दी में है, ये खूनी बर्नार्ड है। ये कहते साथ वो सामने मौजूद सिपाही को काट डालता है। देखते देखते उसके सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बर्नार्ड भी एक तरफ से सामने आता है। फिर कहता है अजीम सदरान, मेरा ख्याल है कि जब आपने गजा पर कब्जा किया तो आपने सोचा होगा कि आपने फतह हासिल कर ली है, लेकिन मुझे जिंदा छोड़कर तुमने सबसे बड़ी गलती की। अब उसकी कीमत अदा करने का वक्त आ गया है, हमला करो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही उसलूबी फौज सदरान के सिपाहियों पर चढ़ दौड़ती है और बर्नार्ड भी बेदर्दी से सिपाहियों को शहीद करने लग जाता है। करातेगन सदरान के साथ भरपूर मजामत करता है, मगर उनके सिपाही मुसलसल लाशें बनकर गिरते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर करातेगन बुलंद आवाज से कहता है इससे पहले कि बर्नार्ड हम सबको बर्बाद कर दे, हम पीछे हटेंगे, वरना हमारा कबीला अरसलान शाह के रहमो करम पर होगा। ये कहते साथ ही करातेगन अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है और सदरान सुलेबियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। एक सरदार बर्नार्ड से कहता है हमारे पीछे आने वाले बहुत से सिपाही मौजूद हैं, अगर समझदार हो तो हमें मार डालो या हमारा इंतकाम तुम्हें खून में नहला देगा। बर्नार्ड कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम सबको मार दूं? तुम सब मेरे कैदी हो, मैं गजा का इंतकाम लूंगा और तुम्हारी ताहात को तबाह कर दूंगा। शाम में सुल्तान चिल्लाते हुए शिरकों से पूछते हैं सदरान महल से बाहर कैसे निकले? क्या मैंने हुक्म नहीं दिया था कि सलाउद्दीन के वापस आने तक कोई बाहर नहीं जाएगा? तो शिरको कहते हैं मेरे सुल्तान, मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मलिक अरसलान शाह ने उन्हें बुलाया है। जवाबन सुल्तान कहते हैं बर्नार्ड यकीनन जाल बिछाए हुए है, अगर सदरान को कुछ होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, फौरन सदरान के पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही असफहानी और शिरको चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से